नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी 101 का यूनिट 4, जिसका शीर्षक है मार्क्सवादी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी मतलब दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा देता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस विचार में ऐसा क्या है जो आज भी इतना जिंदा और इतना विवादास्पद है। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है, क्योंकि मार्क्सवाद सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जिसने दुनिया को बदला है, क्रांतियां की हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? जब हम मार्क्सवाद कहते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ कार्ल मार्क्स के विचार है? ये एक आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। देखिए, नींव तो कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स ने ही रखी थी, लेकिन मार्क्सवाद उनके साथ खत्म नहीं हुआ। ये एक तरह से एक जीवंत दर्शन है जो समय के साथ विकसित होता रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मार्क्स की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मार्क्सवाद जिंदा है। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि मार्क्स अपने से पहले के समाजवादियों को काल्पनिक या यूटोपियन कहते थे और खुद को वैज्ञानिक समाजवादी। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? वो किस आधार पर कह रहे थे कि सिर्फ उनका ही तरीका वैज्ञानिक है? हाँ, ये लग सकता है, लेकिन मार्क्स का तर्क ये था कि उनके पहले के जो विचारक थे, जैसे रॉबर्ट ओवेन या चार्ल्स फूरियर, वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने पूंजीवाद की समस्याओं को, मतलब शोषण और गरीबी को, बहुत अच्छे से पहचाना, एक बेहतर समाज का सपना भी देखा। पर मार्क्स के अनुसार उनका जो समाधान था, वो सिर्फ सपनों और अच्छी भावनाओं पर आधारित था। वो ये नहीं बता पाए कि उस आदर्श समाज तक पहुंचा कैसे जाए। और मार्क्स को लगा कि उनके पास इसका पूरा नक्शा है। बिल्कुल। मार्क्स ने दावा किया कि उन्होंने समाज के बदलने के नियमों को खोज लिया है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोजा था। उन्होंने कहा कि उनका समाजवाद सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि इतिहास के विकास का अगला तार्किक और अनिवार्य कदम है। इसी को उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद कहा। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तरीका आखिर है क्या? यहीं पर वो भारी भरकम शब्द आता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हाँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये नाम सुनते ही स्कूल की याद आ जाती है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है द्वंद्वाद यानी डायलेक्टिक्स। ये आइडिया मार्क्स ने एक और जर्मन दार्शनिक हेगल से उधार लिया था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पहले हमारे पास कीपैड वाले फोन थे। ये हुआ वाद या थीसिस। ठीक है, फिर स्मार्टफोन आए, बिना कीपैड के, पूरी तरह टच स्क्रीन। ये हुआ प्रतिवाद या एंटीथीसिस, एक बिल्कुल उल्टा विचार। इन दोनों के संघर्ष से आज के आधुनिक फोन बने, यानी संवाद या सिंथेसिस। ये नया फोन अब खुद एक वाद बन गया है और कल कोई नई तकनीक इसका प्रतिवाद बनकर आएगी। ओके, ये फोन वाला उदाहरण तो एकदम साफ है। तो ये तो हुआ द्वंद्वाद। मार्क्स ने इसमें भौतिकवाद क्यों जोड़ा? यहीं पर मार्क्स ने हेगल को एक तरह से पलट दिया। हेगल का मानना था कि ये सारा संघर्ष विचारों के स्तर पर होता है। मार्क्स ने कहा, नहीं, ये सब उल्टा है। असली दुनिया विचारों से नहीं, बल्कि भौतिक चीजों से चलती है, यानी पैसा, जमीन, मशीनें, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। हमारे आर्थिक हालात ये तय करते हैं कि हमारे विचार, कानून और समाज कैसा होगा। विचार तो बस भौतिक परिस्थितियों की परछाई हैं। वाह! तो मार्क्स ने मजाक में कहा भी था कि उन्होंने हेगेल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा होने से पैरों पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। तो अगर हमारी आर्थिक सच्चाई ही सब कुछ तय करती है, तो फिर इस नजरिए से पूरे इंसानी इतिहास को कैसे देखा गया? यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। एकदम सही। ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दुनिया के इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स के लिए किसी भी समाज की नींव उसका आर्थिक आधार होता है, यानी उत्पादन के साधन, जैसे खेत, फैक्ट्री और उत्पादन के संबंध, मतलब मालिक, मजदूर। और इसी नींव पर समाज का बाकी ढांचा, जैसे हमारे कानून, राजनीति, धर्म, ये सब खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, और इसी आधार पर उन्होंने इतिहास को कुछ चरणों में बांटा। पहला था आदिम साम्यवाद, जब कोई निजी संपत्ति नहीं थी, कोई शोषण नहीं था। फिर आई दास प्रथा, जहां समाज मालिक और दासों में बंट गया। उसके बाद सामंतवाद, जिसमें जमींदार और किसान थे। और फिर औद्योगिक क्रांति के बाद आया चौथा चरण, जिसमें हम आज हैं पूंजीवाद।
जहां समाज दो मुख्य वर्गों में बटा है, पूंजीपति यानी बुर्जवाजी और सर्वहारा यानी प्रोलेटेरियन या मजदूर वर्ग एकदम। और इसी से उनका सबसे प्रसिद्ध विचार निकलता है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, तो हम पूंजीवाद पर आ गए। यहाँ शोषण कैसे काम करता है, यहीं पर वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है ना? हाँ, और ये मार्क्स के विश्लेषण का मतलब दिल है। मार्क्स कहते हैं कि किसी भी चीज की कीमत उसमें लगी मेहनत से तय होती है। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम करके 2000 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन पूंजीपति उसे मजदूरी के तौर पर सिर्फ 500 रुपए देता है। अच्छा। तो ये जो 1500 रुपए का अंतर है, जो मजदूर की मेहनत से पैदा हुआ लेकिन उसे मिला नहीं, यही है अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू। यही पूंजीपति का मुनाफा है और मार्क्स के अनुसार यही शोषण का असली गणित है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक बहुत तनाव वाला सिस्टम है, एक प्रेशर कुकर जैसा। तो मार्क्स के हिसाब से जब ये प्रेशर कुकर फटता है, तब क्या होता है? तब होती है क्रांति, रेवोल्यूशन। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने ही विरोधाभासों के कारण खत्म होगा। मुनाफा बढ़ाने की होड़ में पूंजीपति मजदूरों की मजदूरी कम करेंगे, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जाएगा। और एक दिन सर्वहारा वर्ग, जो संख्या में बहुत ज्यादा है, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन क्या क्रांति ही एकमात्र रास्ता है? मतलब शांतिपूर्ण बदलाव भी तो हुए हैं। मोटे तौर पर हाँ। उनका मानना था कि सत्ता पर काबिज वर्ग कभी भी शांति से अपनी शक्ति नहीं छोड़ेगा। यहीं पर विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद का फर्क आता है। विकासवादी मानते हैं कि चुनाव लड़कर संसद में कानून बनाकर भी समाजवाद लाया जा सकता है। लेकिन मार्क्सवादी मानते हैं कि असली बदलाव सिर्फ क्रांति से ही आएगा। हाँ, उनका मानना था कि एक धोखा है। अच्छा, मान लीजिए क्रांति हो गई, सर्वहारा वर्ग जीत गया। इसके बाद क्या? क्या समाज सीधे उस आदर्श दुनिया में पहुंच जाता है जिसे साम्यवाद कहते हैं? नहीं, तुरंत नहीं। मार्क्स ने एक बीच के दौर की बात की जिसका नाम बहुत विवादास्पद है, सर्वहारा की तानाशाही। तानाशाही, ये शब्द तो बहुत डरावना लगता है। बिल्कुल, और इस शब्द ने बहुत भ्रम पैदा किया है। मार्क्स का मतलब आज की तानाशाही से नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था सर्वहारा वर्ग का शासन। इतिहास में पहली बार सत्ता बहुसंख्यक यानी मजदूर वर्ग के हाथ में होगी। ये एक अस्थायी समाजवादी राज्य होगा जिसका काम पूंजीवादी ताकतों को फिर से सिर उठाने से रोकना होगा। और इस अस्थायी राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है साम्यवाद, कम्युनिज्म। एक ऐसी दुनिया जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और इसलिए कोई शोषण भी नहीं होगा। जब समाज में कोई वर्ग संघर्ष ही नहीं बचेगा तो राज्य की भी जरूरत नहीं होगी। राज्य धीरे धीरे मुरझा जाएगा। और उत्पादन मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा। हाँ, और यहाँ का सिद्धांत होगा हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। हमने अब तक सिस्टम, अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन इस सब में एक अकेले इंसान का क्या? क्या मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परवाह करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मार्क्स के लिए सच्ची स्वतंत्रता का मतलब था अलगाव यानी एलियनेशन से मुक्ति। उनका कहना था कि पूंजीवाद में इंसान अपने काम से कट जाता है, अपने बनाए उत्पाद से कट जाता है, अपनी इंसानियत से और दूसरे इंसानों से भी कट जाता है। इसका कोई आज का उदाहरण? सोचिए उस कॉल सेंटर कर्मचारी के बारे में जो दिन भर में 200 लोगों से एक ही स्क्रिप्ट पढ़कर बात करता है। उसे अपने काम से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता? यही अलगाव है। मार्क्स के लिए सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव थी जब इंसान इस अलगाव से बाहर निकले। और ये केवल साम्यवाद में ही हो सकता था। ये एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत लगता है, लेकिन असल दुनिया में तो ये सब हुआ नहीं, है ना? मार्क्स की भविष्यवाणियां कहाँ गलत साबित हुई। हाँ, और यही मार्क्सवाद की सबसे बड़ी आलोचनाएं शुरू होती हैं। पहली और सबसे बड़ी, मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद ढह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद खत्म होने के बजाय और मजबूत हुआ। उसने खुद को समय के साथ ढाल लिया। और क्रांतियों के बारे में क्या? उनका मानना था कि ये उन्नत देशों में होंगी। सही कहा, लेकिन क्रांतियां हुई रूस और चीन जैसे पिछड़े और सामंती समाजों में। ये उनके सिद्धांत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और राज्य के मुरझा जाने वाली बात, वो तो बिल्कुल उल्टी साबित हुई। बिल्कुल, जहां भी समाजवादी राज्य बने, जैसे स्टालिन का सोवियत संघ या माओ का चीन, वहां राज्य कमजोर होने के बजाय और ज्यादा शक्तिशाली और दमनकारी हो गया। तो इन सब आलोचनाओं को देखते हुए क्या आज के समय में मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया है? पूरी तरह से नहीं,
देखिए, एक राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर शायद मार्क्सवाद की चमक फीकी पड़ चुकी है, लेकिन एक सामाजिक विश्लेषण के औजार के रूप में, एक लेंस के तौर पर, इसका महत्व आज भी जबरदस्त है। यह हमें सिखाता है कि हम समाज में शक्ति, वर्ग और शोषण के संबंधों को कैसे पहचानें। मतलब जब तक दुनिया में असमानता और अन्याय मौजूद रहेगा, मार्क्सवाद शोषितों के दर्शन के रूप में प्रासंगिक बना रहेगा। सही है। यह हमें उदारवाद और पूंजीवाद की ज्यादतियों पर सवाल उठाने की ताकत देता है। तो संक्षेप में आज हमने मार्क्सवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमने काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद का अंतर समझा। हमने इसके मूल सिद्धांतों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष और अंत में साम्यवाद की गहराई से पड़ताल की। और अंत में इसकी आलोचनाओं और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल इग्नो पाठशाला 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।